आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों वो है मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। यानी कि जो उत्सर्जन होता है हमारे शरीर से जिन भी माध्यम से, उन सभी माध्यम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे लाइक दैट वृक्क यानी कि किडनी। तो दोस्तों किडनी एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ जो होते हैं जिनका कोई यूटिलाइजेशन शरीर के लिए नहीं होता है, उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम होता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें शरीर में ऐसी होती हैं जो कुछ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कुछ पदार्थ बनते हैं जो जहरीले होते हैं, जिनमें विष की मात्रा होती है और जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन सभी को शरीर से जब बाहर निकाला जाता है तो जो क्रिया होती हैं, जो सिस्टम उसमें काम करता है, उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, और उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र है क्या। तो दोस्तों देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से जो वेस्टेज यानी कि जो वर्ज्य या विषाक्त पदार्थ जो बाहर निकालने की जो क्रियाविधि होती है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि हमारी कोशिकाओं में क्या बनती है, एनर्जी बनती है। जैसे कि हम देखते हैं एक फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज क्या होता है कि एनर्जी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे कि C6H12O6 इसका फार्मूला होता है, जैसे कि आपको भी दिखाई देगा C6H12O6 इसका फार्मूला है। जब इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया, जैसे उत्सर्जन तंत्र में हमने पढ़ा था कि जब इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है, इसका ऑक्सीकरण होता है तो कुछ पदार्थ बनते हैं, जैसे कि CO2 बनती है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। तो एनर्जी हमारे काम की होती है। यहाँ पर ये बनने वाला H2O भी हमारे काम का नहीं होता, यानी कि जो वाटर बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे काम की नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि ग्लूकोज हैं तो ग्लूकोज अकेला नहीं होता, इसके साथ जो है बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं वो भी पाचन की क्रिया के फलस्वरूप कोशिकाओं में जले जाते हैं और उनको भी जो है यहाँ पर अलग कर दिया जाता है। तो वो जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको जब हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो वही जो क्रियाविधि होती है, वही जो प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेक्रेशंस, यानी कि उत्सर्जन उसको जो है कहा जाता है। तो उसी चीज़ को जो है उत्सर्जन कहते हैं। तो दोस्तों जो उत्सर्जन होता है वो मेनली होता है हमारे शरीर में किडनी के द्वारा। जैसे कि ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दो वृक्क दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो किडनी जो सेम के बीज के आकार की होती है। किस टाइप की होती है, इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर किडनीज होती है। तो किडनी से ब्लड के लिए एक महाधमनी और एक महाशिरा जुड़ी होती है। महाधमनी जो होती हैं उसमें जो है ब्लड जाता है हमारे शरीर से शुद्ध होकर और हमारे किडनी से शुद्ध होकर, और जो महाशिरा होती हैं उसमें आता है अशुद्ध रक्त। तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे कि विषाक्त पदार्थ मिले होते हैं। तो किडनी जो है इनका फिल्ट्रेशन करती है, यानी कि इनको छानने का काम करती है और ब्लड को शुद्ध करती है। बाकी जो पदार्थ बचते हैं वो इन नलियों के माध्यम से, ये जो नलियाँ दिखाई दे रही है आपको, इनको हम, ये जो मूत्रवाहिनी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मूत्रवाहिनी है, इसके द्वारा वो सारे पदार्थ पानी में घुलकर मूत्राशय में चले जाते हैं और उसके बाद मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है यही जो है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो दोस्तों जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें दो क्रियाएं होती हैं, एक अपचय की क्रिया होती है, एक उपचय की क्रिया होती है, जिसे हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। और ये जो उपापचयी क्रिया होती है या कैटाबोलिक प्रोसेस होती है, इसके फलस्वरूप शरीर में एकत्रित जटिल यौगिकों का जो है विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और कुछ अवशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है शेष रह जाते हैं। और यह अवशिष्ट पदार्थ व्यर्थ होने के साथ साथ हानिकारक और विषाक्त यानी कि पॉइजन्स इसमें होते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जो जीवित कोशिका के लिए घातक हो सकते हैं। और इन पदार्थों का शरीर में अधिक समय तक रहने पर उपापचय की जो क्रिया होती है उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न रोग भी हो सकते हैं। अतः अपशिष्ट और वर्ज्य पदार्थ जो हैं उनका शरीर से निष्कासन जो है आवश्यक हो जाता है और विभिन्न माध्यम से जो होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोसेस जो होती हैं उसके माध्यम से इन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो मनुष्य में उत्सर्जन किन किन माध्यम से होता है, तो मनुष्य के उत्सर्जन के लिए पहला जो ऑर्गन होता है वो होता है किडनी। यानी कि हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं इस प्रकार से, एक किडनी इधर लेफ्ट और एक राइट में। ये दोनों जो हैं ब्लड को साफ करती हैं और उसमें घुले हुए जो विषाक्त और हानिकारक पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्र मार्ग में भेज देती हैं। तो एक तो इसका मेनली यूज होता है उत्सर्जन तंत्र में, और हम कभी कभी गलती करते हैं कि केवल किडनी की जो प्रोसेस होती है उसी को उत्सर्जन तंत्र जो है समझ लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता।
किडनी के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं, शरीर से विभिन्न चीजों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जो होते हैं वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि हम श्वसन की प्रक्रिया में, यह श्वसन तंत्र जो था उसमें हमने देखा था कि फेफड़े क्या करते हैं कि शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार का उत्सर्जन ही होता है, शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाला जा रहा है। तो फेफड़े भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इनको हमने श्वसन तंत्र में अच्छे से समझ लिया, इसलिए यहाँ से फिर डबल नहीं समझेंगे। केवल आपको जानने की आवश्यकता है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो हमारी जो त्वचा होती है, हमारी जो स्किन होती है, वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग होती है। यानी कि त्वचा के द्वारा भी जो पसीना है, विषाक्त पदार्थ हैं, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, वो त्वचा के माध्यम से पसीने के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। त्वचा भी क्या होती है, हमारी जो स्किन होती है वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग होती है। उसके अलावा लीवर जो होता है, यानी कि यकृत जो होता है, वो भी बहुत सारे जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, तो वो भी उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है। और लास्ट में बात करें तो आंत, यानी कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत जो होती हैं, और शरीर में पाचन की क्रिया के बाद जो वेस्टेज बच जाता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो वो भी, ये सारे जो ऑर्गन हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सारे जो ऑर्गन हैं वो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। किडनी जो है, जो विषाक्त पदार्थ हैं उनका मेनली, यानी कि जो ब्लड में घुले होते हैं उनका उत्सर्जन करती है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, पसीने का, यानी कि जो वेस्टेज H2 होता है उसका उत्सर्जन करती हैं। जो हमारा लीवर होता है वो भी वेस्टेज प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका उत्सर्जन करता है। और जो हमारी किडनी होती है, पाचन के फलस्वरूप जो चीज़ें बच जाती हैं जिनका शरीर के लिए कोई यूज़ नहीं होता है, उनका उत्सर्जन करती हैं। तो इस प्रकार से शरीर से ये 5 जो ऑर्गन होते हैं, 5 जो अंग होते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें किडनी की, तो दोस्तों किडनी जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो मनुष्य जो है या स्तनधारियों की बात करें तो इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। एक जोड़े का अर्थ होता है कि 2। तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, यानी कि एक जोड़ा क्या होती है, वृक्क, किडनीज होती हैं, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जी पदार्थों को हटाने, साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं। अब ये किडनी का काम क्या होता है, तो दोस्तों जो हमारी किडनी होती है वो 2 काम करती है। एक तो रक्त में घुले हुए जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उनका रक्त में कोई काम नहीं होता है, जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं उनको क्या कर देती है, अलग कर देती है। दूसरा, सारे चीज़ों को अगर अलग कर देती हैं तो उनका फिर से अवशोषण करके उनको ब्लड में भी मिलाती है, जो शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो ये दोनों काम जो है कौन करती है, किडनी करती है। इन काम के लिए किडनी अनुकूलित होती है। अगर इसका आकार देखा जाए किडनी का, तो जो सेम होता है, सेम के बीज के जैसे आकार इसका होता है ना। सेम का जो बीज होता है, सेम की जो है सब्जी बनती है, सेम को आप जानते भी होंगे। तो सेम के बीज जो होता है उसके जैसा, उसका जो बीज होता है उसके जैसा किडनी का आकार होता है। आकार आपको स्क्रीन पर भली बातें दिखाई दे रहा है। ऐसे एक सब्जी होती है, उसके बीज भी होते हैं, तो वो सेम का बीज होता है दोस्तों। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर होती है, तो 2 गुहाएं होती है शरीर में। एक उदर गुहा होती है जिसे पेट की गुहा कहते हैं, तो जो उदर गुहा होती है, और एक वक्ष गुहा होती है। तो हमारी जो किडनी होती है वो उदर गुहा में होती है, और पीठ के और कमर के जो क्षेत्र होता है, यानी कि पीछे का जो क्षेत्र होता है वहां पर कशेरुप दंड जो होता है उसके दोनों ओर एक एक वृक्क स्थित होते हैं। तो हमारा जो पेट, यानी कि पेट की उदर गुहा जो होती है उसमें कमर का पीछे वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर जो हमारा वर्टिब्युलर कॉलम होता है, कशेरुप दंड जो होता है, उसके दोनों ओर एक एक किडनी जो है उपस्थित होती है। चित्र में आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, परंतु इससे थोड़ी ये नीचे की तरफ होती है किडनीज जो होती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो किडनी का आकार कितना होता है, तो वयस्क मनुष्य में अगर देखा जाए तो किडनी लगभग 4 से 5 इंच लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, 4 से 5 इंच की होती है।
इंच चौड़ी होती हैं और लगभग 1.5 इंच इसकी मोटाई होती है। तो चौड़ी कितनी होती है 2 इंच और 1.5 इंच कितनी होती है मोटी, यानी कि उधर से इधर देखा जाए तो 1.5 इंच ये जो है मोटी होती है। तो इतना इसका आकार होता है। और इसके अगर भार की बात करें तो अलग अलग यानी कि अकॉर्डिंग टू बॉडी अलग अलग लोगों में इसका अलग अलग भार हो सकता है। जैसे कि देखा जाए तो इसका जो भार होता है औसतन देखा जाए तो 120 ग्राम से 170 ग्राम तक हो जाता है। बट औसतन या एग्जाम में जो पूछा जाता है कि एक किडनी का जो भार है वो कितना होता है, तो लगभग एक किडनी का भार जो है 140 ग्राम होता है। और इसका बाहरी धरातल जो है उत्तल यानी कि फुला हुआ होता है, जबकि भीतरी धरातल अवतल होता है। इसका जो बाहरी पार्ट होता है ये वाला, तो ये जो है खुला हुआ यानी कि एक उत्तल लेंस की भांति होता है, यानी कि खुला हुआ होता है। और भीतरी धरातल यानी कि ये अंदर धंसा हुआ होता है। तो ये किस टाइप का होता है, तो ये अवतल प्रकार का होता है। और देखा जाए तो वृक्क के चारों ओर मोटी वसा परतों के द्वारा आच्छादित होते हैं, यानी कि इसकी जो बाहरी आवरण होता है वो वसा की यानी कि फैट की जो लेयर होती है उससे घिरी होती हैं, जो किडनी की सुरक्षा करने का काम करता है। और वृक्क की जो भीतरी अवतल सतह है उसको हाइलम कहते हैं, जो अंदर वाला जो पार्ट होता है जहां पर ये सारी नलियां यानी कि जो महाधमनी है, महाशिरा है और मूत्र वाहिनी जहां पर जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, हाइलम वाला पार्ट जो है कहा जाता है। तो किडनी के बारे में हमने देखा कि मनुष्य में जो मेन उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, किडनी होती है। और यही क्या करती है कि हमारे ब्लड में जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उन सभी को अलग कर देती हैं और ब्लड को क्या कर देती है, शुद्ध कर देती है। अब देखा जाए दोस्तों तो जो किडनी होती है उसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन। जब हम किडनी को काटते हैं लंबवत रूप में, जैसे कि ये किडनी है और इसके 2 पार्ट अगर कर दिए जाते हैं तो ये जो है क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है 2 पार्ट में। और जो बाहरी भाग होता है वो पतला होता है, उसको क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि इसको हमने बीच में से 2 पार्ट कर दिए, तो इसका जो बाहरी भाग होता है वो काफी पतला होता है, क्योंकि ये यहाँ से फूली हुई होती है और यहाँ पर चपकी हुई होती है। तो जब देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला भाग जो होता है, बाहरी वाला भाग, इसको क्या कहेंगे, कोर्टेक्स कहेंगे। जब बीच में से इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए तभी अंदर की संरचना को हम देख पाएंगे। तो ये वाला भाग जो बाहर की तरफ होता है ये सामान्यतः बीच वाले भाग की अपेक्षा पतला होगा, तो ये क्या कहलाएगा, कोर्टेक्स कहलाएगा। जबकि भीतरी भाग जो है 2/3 जो भाग होगा यानी कि जो मोटा भाग होगा उसे हम कहते हैं मेडुला। तो ये वाला जो पार्ट होता है बीच में इसको क्या कहेंगे, मेडुला कहा जाएगा। जबकि ये बाहर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, कोर्टेक्स कहलाएगा। और मेडुला शंकु रूपी रचनाओं से भरा होता है। ये जो मेडुला होता है यहाँ पर शंकु के जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। ये जो रचनाएं होती हैं यहाँ पर इनको पिरामिड कहते हैं। और सभी पिरामिड एक थैलीनुमा गुहा में दिष्ट यानी कि उसके अंदर घिरी रहती है। और यह गुहा वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती है, यानी कि उसका जो अवतल वाला पार्ट होता है उसके ऊपर क्या होती है, सारी जो गुहाएं वो स्थित रहती हैं। और इस गुहा को वृक्क पेल्विस या वृक्क पेल्विक भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पेल्विस होता है ये वाला पार्ट होता है जहां पर ये सारी चीजें जो है जुड़ी हुई होती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पेल्विक या पेल्विस कहते हैं। ये एक लंबी तथा सक्रिय वाहिनी यहाँ से निकलती है। तो ये जो पेल्विक वाला पार्ट होता है यहीं पर सारी चीजें जो है एकत्रित होती हैं और यहीं से क्या होती है, एक लंबी जो है नली जैसी जो सक्रिय होती है वो निकलती है, जिसे वाहिनी नली को जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है वाहिनी कहेंगे, तो जिसे मूत्र वाहिनी भी कहते हैं। तो इसे जो है यूरेटर या मूत्र वाहिनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है सभी विषाक्त पदार्थ पानी के साथ घुलकर जो है चले जाते हैं और दोनों ओर की जो मूत्र वाहिनियां जो हैं वो मूत्राशय में जाकर खुलती हैं। तो ये जाके कहाँ पर खुलेगी, ये जो यूरेटर्स होती हैं तो ये आगे जाकर मूत्राशय में खुलती हैं। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं। तो एक जो वृक्क होता है उसमें लगभग 1,30,000 सूक्ष्म छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं यहाँ पर। तो इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, इनको जो है नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की संज्ञा इनको दी जाती है। और नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है कि उत्सर्जन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है किडनी के अंदर, जैसे कि कोर्टेक्स, मेडुला, ये तो पार्ट होते हैं।
पेल्विक भी एक पार्ट होता है जहाँ पर चीज़ें जो है जमा होती हैं, परंतु ये जो मेडुला वाला पार्ट और कोर्टेक्स वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच में छोटी छोटी जो नलियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं नलियों को क्या कहते हैं, हम नेफ्रॉन कहते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है, 1,30,000 होती हैं लगभग, या 1.3 लाख होती हैं। तो जो नेफ्रॉन है वो उत्सर्जन की इकाई होती है, और नेफ्रॉन ही रुधिर के रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं, या रक्त में जो जितने भी पदार्थ होते हैं उनको अलग करने का काम कौन करते हैं, नेफ्रॉन करते हैं। तो ये किडनी की जो है बेसिक यूनिट होती हैं। तो दोस्तों नेफ्रॉन किस टाइप से कार्य करते हैं, अब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, कैसा हमें दिखाई देता है, और किस टाइप से जो है हम कार्य उससे ले सकते हैं, या हमारी किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो किस टाइप से कार्य करता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि प्रत्येक एक नेफ्रॉन की अगर बात करें, टोटल है 1,30,000 के आसपास से 1.5 लाख तक होते हैं। तो एक नेफ्रॉन एक छोटी प्यालीनुमा संरचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं, यानी कि इस नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, बोमेन संपुट होता है या बोमेन्स कैप्सूल होता है, जो एक प्याले के समान संरचना होती है। ये वाली जो संरचना है इसे जो है बोमन संपुट या बोमेन ये वाली संरचना नहीं होगी, ये वाली जो संरचना होगी इसको बोमेन संपुट कहा जाएगा। और बोमेन संपुट जो है कोर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होता है, और इस बोमेन संपुट से एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है, यानी कि इसमें से एक कुंडली जैसी एक छोटी छोटी पतली नलिका निकलती है, जो सीधी होकर वृक्क पेल्विस में प्रवेश करती है। यहाँ से आगे चलकर ये कहाँ चली जाती हैं, पेल्विक में चली जाती हैं। और इसके पश्चात यह नलिका चौड़ी होकर एक पाश बनाती है, एक लूप बनाती है, जिसे हेनले का लूप कहते हैं। उसके बाद यह नलिका फिर वृक्क के कोर्टेक्स भाग में चली जाती हैं, और कोर्टेक्स भाग में यह फिर से कुंडलित हो जाती हैं, और तब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती हैं, जिसे संग्राहक वाहिनी कहते हैं। संग्राहक वाहिनी एक सीधी नली होती है जिसमें कई नेफ्रॉन की नलिकाएं खुलती हैं। यह द्रव को वृक्क पेल्विस में ले जाती हैं, और सभी संग्राहक नलियां वृक्क पेल्विस में खुलती हैं। वृक्क पेल्विस से एक वाहिनी जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं निकलती हैं, जो मूत्राशय में खुलता है। तो अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन जो है उसकी संरचना हमें किस प्रकार से दिखाई देती है। तो दोस्तों देखा जाए तो नेफ्रॉन जो है यहाँ पर एक सबसे पहला ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बोमेन संपुट। तो दोस्तों ये जो बोमेन संपुट वाला पार्ट होता है, यहाँ पर रक्त आता है। उसके बाद यहाँ पर एक नली होती है इस प्रकार से घुमावदार, जो कोर्टेक्स वाले पार्ट में होती है। कौन सा वाला पार्ट होता है, कोर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर होती है। तो इस नलिका को जो है सूक्ष्म कुंडलित नलिका कहते हैं, या इसके जो है समीपस्थ घुमावदार नलिका भी कहते हैं। और ये जब इस वाले पार्ट में चली जाती है, यानी कि नेफ्रॉन जो है उसका दूसरा पार्ट यानी कि जो मेडुला वाला पार्ट है उधर चली जाती हैं, तो इसको जो है हेनलेस लूप कहा जाता है। फिर से ये इसी पार्ट में आ जाती हैं, तो इसको जो है दूसरा नाम दिया जाता है, यानी कि दूरस्थ घुमावदार नलिका इसको कहा जाता है। और ये एक संग्राहक नलिका यानी कलेक्टिव डक्ट जो होती है उसमें खुलती हैं। तो कलेक्टिव डक्ट जो है इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन की ऐसी नलिकाएं जो है खुलती हैं, और ये सभी कहाँ पर मिल जाती हैं, तो ये पेल्विस वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर जाकर मिल जाती हैं, जहाँ पर ये सारे पदार्थ जिनका सेक्रेशन होता है, जिनका उत्सर्जन होता है, इन सभी को जाकर जो है यहाँ पर छोड़ देती है। जहाँ पर जाकर क्या कर देती है, पेल्विक वाले भाग में छोड़ देती है। अब नेफ्रॉन की क्रियाविधि के बारे में देखा जाए तो नेफ्रॉन क्या करता है, तो दोस्तों वृक्क के भीतर नेफ्रॉन द्वारा दो कार्य संपन्न होते हैं। एक रक्त से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाता है, कि रक्त के अंदर जितने भी विषाक्त और उत्सर्जित पदार्थ हैं जिनका शरीर में कोई यूज नहीं है उनको ब्लड से अलग करना। दूसरा कार्य होता है रुधिर में आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनको बनाए रखना। सारे को अलग कर देगा तो जो पोषक तत्व हैं उनको क्या किया जाता है, बनाए रखना है। तो रुधिर से उत्सर्जित पदार्थ को दो चरणों में हटाया जाता है। एक होता है फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन होता है, और एक होता है पुनरावशोषण यानी कि फिर से उनका अवशोषण होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जैसे कि एक नली होती है जिसे अपवाहन धमनी कहते हैं, और एक होते हैं जिसे अभिवहन वाहिका कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि इसके माध्यम से ब्लड आता है। जैसे ब्लड कोट इस वाले पार्ट में यानी कि जो बोमन संपुट वाला पार्ट है इसमें प्रवेश करता है, तो एक कुंडलित नलिका के बीच में घूमता है, और यहाँ पर क्या होता है, निस्यंदन होता है यानी कि फिल्ट्रेशन होता है। जितने भी पदार्थ होते हैं उनको निकाल कर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो रक्त है बचा होता है केवल ब्लड जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होती हैं, तो इसको इधर भेज दिया जाता है। अब ये सारी चीजें निकाल के इधर ले ली जाती हैं,
परंतु इसमें कुछ पोषक पदार्थ भी होते हैं, तो उन पोषक पदार्थ को फिर से ब्लड में मिलाया जाता है। फिर से क्या किया जाता है, जो ब्लड साफ होके गया उसमें मिलाया जाता है। यही पूरी प्रोसेस जो है नेफ्रॉन करता है, नेफ्रॉन की क्रियाविधि जो है होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम फिल्ट्रेशन की, तो दोस्तों फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तो निस्यंदन की जो क्रिया होती है केशिका गुच्छ या कोशिका गुच्छ होता है उसमें संपन्न होती है, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि ये वाला जो पार्ट होता है नेफ्रॉन का, इसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। और कोशिका गुच्छ एक छन्नी की तरह है। प्रत्येक मिनट में रक्त का लगभग 1 लीटर, जिसमें 500 ml प्लाज्मा होता है, लगभग 50% इसमें प्लाज्मा होता है, कोशिका गुच्छ जो होता है उससे होकर बहता है। यानी कि 1 मिनट में लगभग 1 लीटर ब्लड इसमें से होकर बह जाता है। इसका लगभग 10% भाग छनता है, और इस 1 लीटर में से 10% पार्ट जो है वो क्या हो पाता है, छन पाता है। बाकी जो है अशुद्ध रक्त जो है आगे बढ़ जाता है। और अभिवाही धमनियां, जिसका व्यास अपवाही धमनियों से अधिक होता है, इसलिए कोशिका गुच्छ में रक्त का दाब बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया इसी उच्च दाब पर संपन्न होती है। होता क्या है कि एक नली जिसके द्वारा ब्लड आ रहा है, जिसको जो है अभिवाही धमनी कहते हैं, और एक जिसके द्वारा जा रहा है इसको अपवाही धमनी कहते हैं। तो अपवाही धमनी का व्यास कम होता है, इसका ज्यादा होता है। तो जब ब्लड इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो इसमें जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं वो क्या होते जाएंगे, बाहर होता जाएंगे, निकलते जाएंगे, पोषक तत्व वगैरह। तो इसी प्रेशर पर क्या होता है, रक्त छनता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा रुधिर की जो प्लाज्मा है उसको ग्लोमेरुलस द्वारा विभिन्न घटक जो है वो छान लिए जाते हैं, और रुधिर प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज, खनिज लवण आदि जो है बाहर कर दिए जाते हैं। केवल रुधिर कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाती और रुधिर में ही रह जाती हैं, और छने हुए द्रव्य को फिल्ट्रेट यानी कि निस्यंद जो है कहा जाता है, और कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है नेफ्रॉन के द्वारा वो होती है पुनरावशोषण, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि फिर से इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो जो बोमन संपुट वाला पार्ट होता है उसमें से छनने के बाद रुधिर जो है नेफ्रॉन के बाहर मौजूद जो कोशिकाएं होती हैं उनके जाल से होकर प्रवाहित होता है, जिसमें एक डीसीटी होती है और एक पीसीटी होती है, उनसे होकर निकलता है। उसके अलावा एक हेनले का लूप होता है, उससे होकर निकलता है। तो नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय निस्यंद में उपस्थित यानी कि जो फिल्ट्रेट हैं, जिसमें पानी है, जिसमें अवशोषक पदार्थ जितने भी किडनी के द्वारा छान दिए गए हैं, उसमें अनेक जो लाभदायक तत्व होते हैं उनको नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर कोशिकाओं के द्वारा फिर से सोखकर रुधिर परिसंचरण में क्या कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है। और इस क्रिया को जो है पुनरावशोषण कहते हैं। जैसे कि होता क्या है कि जैसे कि इन नलिकाओं से होकर ब्लड निकलता है, तो यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट यानी कि जो बोमन संपुट है यहाँ पर से होकर जो है फिल्ट्रेट पदार्थ ब्लड निकल गया, और यहाँ पर जितने भी फिल्ट्रेट है यानी कि निस्यंद पदार्थ हैं वो एकत्रित हो गए। अब ये निस्यंद पदार्थ जो है कहाँ जाएंगे, नलिका के माध्यम से आगे जाएंगे। तो ये जो नलिका होती है इसके पास भी तो रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो जैसे ही ये इसमें जाता है तो इनमें जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो बाहर निकलते जाते हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो जब इनके द्वारा ले लिए जाते हैं तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, ये वाली जो प्रोसेस होती है, इसको जो है पुनरावशोषण कहते हैं, कि फिर से उन पदार्थों में से अच्छे पदार्थों को, जिनको हमने छान के अलग कर दिया था, उनमें जो अच्छे अच्छे पदार्थ हैं जिनका शरीर में यूटिलाइज हो सकता है, उनको फिर से क्या कर दिया जाता है, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है इसमें होती है। उसके बाद जब नेफ्रॉन से एक निस्यंदन हो गया यानी कि फिल्ट्रेशन हो गया, फिर उसका पुनरावशोषण हो गया, उसके बाद जो पदार्थ बच जाते हैं और संग्राहक नलिका के माध्यम से पेल्विस में जाकर एकत्रित हो जाते हैं और पानी के साथ मूत्र वाहिनी के द्वारा जो मूत्राशय है उसमें जाते हैं, तो वो जो पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं मूत्र। तो दोस्तों नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर या ब्लड से छनकर आए जल और शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी और हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, और इसका पीला रंग जो है हेमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम के कारण होता है। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो मूत्र है उसका पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो उसका पीला रंग होने का कारण होता है यूरोक्रोम, और ये एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, इसके कारण होता है। और मूत्र के गंध का कारण इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर जो है मूत्र किडनी के द्वारा बनता है।
सामान्यतः ताजा मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान जो है 4.5 से 8.6 के मध्य होता है। तो जो ताजा मूत्र होता है वो उसका पीएच कितना होगा, 4.5 से 8.6 के बीच होगा, परंतु उसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय, और इसका अपेक्षित घनत्व जल से थोड़ा अधिक होता है, यानी कि पानी का घनत्व मूत्र के घनत्व से कम होता है, या मूत्र का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में वाटर की जो मात्रा होती है 96%, यूरिया होता है 2%, प्रोटीन, वसा, शर्करा और दूसरे कोलाइड्स जो हैं 1.3% होते हैं, और यूरिक अम्ल जो होता है 0.5% होता है। इसके साथ साथ अल्प मात्रा में क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फास्फेट, सीसा, अमोनिया, आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये पूरी की पूरी नेफ्रॉन की संरचना है। जैसे कि एक तरफ से ब्लड आता है, यहाँ पर आता है, क्षमता एक तरफ चला जाता है। जब ये जितने भी फिल्ट्रेट पदार्थ हैं वो इस नलिका के माध्यम से क्या होते हैं, आगे जाते हैं। तो जब ये आगे जाते हैं तो कुछ का अवशोषण यहाँ पर कर लिया जाता है, कुछ यहाँ से गुजर देते हैं तो कुछ का अवशोषण यहाँ पर कर लिया जाता है, फिर ये ऊपर जाते हैं तो कुछ का अवशोषण इस नलिका में कर दिया जाता है, और जो बचे हुए होते हैं शेष वो इस संग्राहक नली में डाल दिए जाते हैं। तो ये संग्राहक नली कहाँ ले जाती है, इनको पेल्विक वाले पार्ट में, फिर पेल्विक वाले पार्ट से मूत्रवाहिनी के द्वारा ये मूत्राशय में ले जाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों वृक्क जो है उसने क्या क्या कार्य किया है, किडनी से क्या क्या कार्य करती हैं। तो दोस्तों जो वृक्क होती है वो स्तनधारी और अन्य कशेरुकी जंतु जो है उनमें उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं, ये हमने देख लिया। और यह रक्त में हाइड्रोजन आयन यानी कि जो पीएच होता है इसका नियंत्रण भी करती है, क्योंकि इसमें जो अम्लीय पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकालने का काम करती हैं। और यह रक्त के परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का भी नियंत्रण करती हैं, और यह रुधिर तथा उत्तक द्रव्य में जल और लवण की मात्रा को निश्चित कर रुधिर दाब को बनाए रखने का भी काम करती है। तो ये सारे कार्य किसके होते हैं, किडनी के होते हैं। तो ये सारे जो हैं इस प्रकार से किडनी जो है कार्य करती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो रुधिर के विभिन्न पदार्थों का वर्णात्मक उत्सर्जन कर वृक्क शरीर की रासायनिक अखंडता को बनाने में भी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इस अवस्था में एंजाइम के स्त्रावण से रक्त जो है एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन द्वारा लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं उनको तेजी से बनाने में भी सहायक होती हैं। और कुछ पोषक तत्व जो होते हैं उनके अधिशेष भाग जैसे शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन भी करती हैं। और यह बाहरी पदार्थ जैसे दवाइयाँ, विष इत्यादि जिनका शरीर में कोई प्रयोजन नहीं होता उनके निष्कासन का भी काम करती हैं। उसके अलावा शरीर में जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखने का काम भी जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा हमने शुरुआत में देखा था कि किडनी के अलावा फेफड़े भी उत्सर्जन करते हैं। तो फेफड़े किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालते हैं। तो गैसीय पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का उत्सर्जन कौन करते हैं, तो फेफड़े करते हैं। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनमें वाष्पशील घटक पाए जाते हैं उनका उत्सर्जन भी फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। स्किन की अगर बात करें तो त्वचा में उपस्थित जो तेली ग्रंथियां होती है, ऑयली ग्लैंड्स जो होती हैं, और संवेद ग्रंथियां जो होती हैं जैसे कि सीबम एवं पसीना जो होता है उसका क्या करती हैं, स्त्रावण करती हैं। सीबम और पसीने के साथ साथ अनेक उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर और निष्कासित हो जाते हैं। तो जैसे कि जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं वो रोम जो होते हैं उनके पास पास में पसीना, और जो सीबम होती हैं उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। और शरीर पर जो है पसीना इन्हीं ग्रंथियों के कारण आता है। तो पसीना जो है इसमें पानी की मात्रा और सीबम की मात्रा होती है। उसके अलावा देखा जाए तो यकृत, लीवर जो है वो क्या करता है, तो यकृत जो होता है हमारे इस प्रकार से शरीर में उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। और यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाने का काम करती हैं। इसके अलावा यकृत प्लीहा कोशिकाएं टूटी फूटी रुधिर कोशिकाओं को विखंडित कर उन्हें रक्त प्रवाह से अलग करती हैं। और यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन का भी विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह से क्या कर देती है, अलग कर देती है, और इनका जो उत्सर्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आंत की अगर बात करें दोस्तों तो जो बड़ी आंत होती हैं तो आंत की दीवार में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। इन कोशिकाओं के रुधिर में विद्यमान जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो कुछ मात्रा आंत की कोशिकाएं विसरण क्रिया द्वारा अवशोषित करके आंत की गुहा में पहुंचा देती हैं। यहाँ से वे मल के साथ
बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार आंत अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उत्सर्जन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने उत्सर्जन तंत्र, जिसमें विभिन्न पदार्थों का उत्सर्जन हमारे विभिन्न अंगों के द्वारा किया जाता है, इसी प्रोसेस को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के वीडियो में उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो हमने देखा, वृक्क और नेफ्रॉन के बारे में जो हमने देखा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पीएस अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वालिटी मीन्स पीएस अड्डा।